नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 38 शुरू होता है। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा मांडी, मैं बना दिया करूंगी। जंगू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू। जब 12 दिन के लिए बिरादरी में न क्या क्या। जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना बता है। जंगू, यहां तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्खों लोगों की है। जालपा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनानी और मैं बैठूं। जिसे बनाना उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं बनाना था तो वो क्यों बनाया? देवी दीन ने जंगू की ओर प्रसंगता सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोचकर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिक के यहाँ रहेंगे? ये क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे दोनों से अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया, पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? वहां तो कोई मेहमान जा जाता है तो वो भी भारी हो जाता है। अगर ये नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने में कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दानव मनुष्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित में अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खावा करता है। जालपा संकोच करके नीचे चला गया। जहर घूमने की उनकी पुच्छ इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दंदल से निकाले? उसकी निंदा और उपहास की कल्पना में ही उनका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वो सबकी आंखों में गिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का सूर किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है। कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी बड़ा पा जाएंगे। शायद ढेर 2 आदमी को फांसी भी हो जाए। किस पर वो हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी। कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ओह, कितनी बड़ी नीचता है। ये कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो क्या सकता है? उनकी बयानत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न ये अपना बयान बदल दे? उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका विध नहीं कर सकती तो शायद वो खुद ही अपना बयान बदल दे। ये बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है? वो अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई बात भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद मुझे पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक ओर तो दूसरा बंगला है, एक ओर एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, आम के घूमने फामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं, पुलिस के एक अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखें खत फेंक दे, वो जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर? और वहां हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिन में बड़े बड़े मंसूबे उठने लगे। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। ईमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वो पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं? कहीं वो मुझे देखकर मुंह उधर न फेर ले तो? इस शंका से वो सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वो कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। सदा बहुत खिन्न रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और सजीव बना दिया। शहर की घनी बस्ती से वो लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर गर्मी में जलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में सूने निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है।
उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस बंजारे की सी है जो मुट्ठी भर जी के लिए द्वार भर फिरता है। वो जानता है किसी द्वार पर उसे भीख न मिलेगी, घड़ियां ही मिलेंगी, फिर भी वो हाथ फैलाता है, गिड़गिड़ाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने दड़के करते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, वहां तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर ऊंचकर कहा, हाँ, प्रायः ये बंगला छोड़ दिया। घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, ये बंगला छोड़ दिया तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाज में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक रात की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में जाकर पुकारा, कौन है वहां, किसने ये बाग लिया है। एक आदमी आमों के सुरमुर से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने ये बाग लिया है। जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, लिया, पर कुछ नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए। कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए। जंगली ने इधर उधर देखकर कनस्तर में कहा, इसमें वही मुखभर टिका हुआ था। आज सब चले गए, सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाईकोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा, सरासर झूठी गवाही दी, न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान की भी नहीं डरा। जालपा नीचे खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, कुछ मालूम है। जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं। गाड़ी मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवी दीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की ये निंदा सुनकर उनका हृदय टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था। उसे रमा पर क्रोध न आया, यानी आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे इनकार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वो उसे अपयश के अंधेरे बादल में न खिड़ने देगी। जब वो वहां से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी ने कह दिया कि जब वो आ जाए तो हमें खबर दे दे। हाँ, कह दिया। ये भाग तो यहीं समाप्त हुआ। अच्छा, फिर अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।